भैया भैया उठो, बच्चों के यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। अगर टीचर सोएगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दी से जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का बढ़िया 30 मिनट रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलो क्लास में जल्दी से पढ़ा देता हूँ। सारे बच्चे ना जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है, मेरे साथ जरूर से देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला लेक्चर। और हाँ, एक और जरूरी बात, एक और जरूरी बात भाई, मिशन 95 प्लस जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो जल्दी से ले लो। डिस्काउंट अभी चल रहा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, यहीं से जो है पेपर बन के आएगा आपका। लेट्स गो टू द क्लास। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे। तो भाई बेसिकली चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो टाइप के होते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक, अब अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो दो ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस के बीच में लगेगा एंड सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी क्या कर सकती हैं, तो बोला हमेशा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कभी नहीं कर सकते हैं। दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगाएंगे ये बताने के लिए हम लोग कूलाम लॉ का यूज करते हैं। कूलाम लॉ क्या करता है भाई, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का काम होता है कूलाम लॉ का। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक चार्ज Q1 है, ये मेरे पास चार्ज Q2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F = K Q1 Q2 by R स्क्वायर एंड K = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है एंड ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कूलाम लॉ से जो ग्राफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि फोर्स वर्सेस R स्क्वायर का ग्राफ नहीं पूछा जाता, फोर्स वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ पूछा जाता है। तो फोर्स और 1/R स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अगर ऐसा होता ना कि फोर्स और R स्क्वायर इनके बीच में होता तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, बट ये किसके बीच में, फोर्स एंड पूरा 1/R स्क्वायर के बीच में। ठीक, तो फोर्स वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, ऊपर रिपल्सिव फोर्स को दिखाना है, नीचे अट्रैक्शन फोर्स को बताना है। अगर Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप यानी कि एंगल ज्यादा होगा, Q1 Q2 की वैल्यू छोटी है तो स्लोप यानी कि एंगल छोटा होगा। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोले ड्रॉ करो F वर्सेस 1/R स्क्वायर ग्राफ फॉर 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 1, -3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हमेशा याद रखिए कि F वर्सेस फोर्स और 1/R स्क्वायर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसलिए ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके बीच में आप ये देख रहे हो 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, इनके बीच में दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो रिपल्सिव है तो ऊपर की साइड दिखाएंगे। ठीक, ये 1 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन वाले को हम नीचे की साइड दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 इसका आ रहा है +6 निकल के और Q1 Q2 इसका आ रहा है -3 निकल के। ठीक है, दोनों का इनटू करेंगे तो ठीक, तो जिसका Q1 Q2 बड़ा उसका स्लोप बड़ा, जिसका Q1 Q2 छोटा उसका स्लोप छोटा। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो पेयर ऑफ चार्ज है इसका स्लोप आप देख रहे हो बड़ा है और 1 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम के लिए छोटा है। ठीक है, तो θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। ठीक है, उस तरीके से ग्राफ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = KQ/R² होता है, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला है, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे याद रखेंगे। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, सबसे पहले डायग्राम में समझ लेना है, ये हमारे पास -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, ये पॉइंट P है जो कि एक्सिस पर है, इसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्लियर? अब आप ये देखो +Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 हो गई, -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर हो गई। अब हमने ये ना सेंटर, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस हमने ली R, +Q चार्ज से डिस्टेंस हो गई R - L एंड -Q चार्ज से डिस्टेंस हो गई R + L। ओके, नाउ अब आपको ये समझना है कि भाई सबसे पहले जब मैं +Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा जो कि E1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E = KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। तो +Q से डिस्टेंस थी इतनी, तो पहले इसका स्क्वायर अलोंग AP, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना, तो A से P की साइड है तो इसको अलोंग AP वेक्टर लिखा। अब मैं बात करूंगा -Q की, तो भाई KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर, तो -Q से डिस्टेंस है R + L, तो भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पॉइंट P पे आप देखो ना, पॉइंट P पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, तो हमने क्या करा भाई, दोनों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस करा। तो अब आप यहाँ पर देखो ना कि भाई KQ, ये E1 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो A - B, A + B, एलसीएम लिया, A² - B², दोनों पे होल स्क्वायर लगा था तो इस पे भी होल स्क्वायर आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, KQ तो बाहर, इसका करेंगे एलसीएम, तो देखो KQ तो बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 बच रहा था तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम में ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। इसके बाद इसको हमने ओपन करा, A + B का होल स्क्वायर, ये A² + B² + 2AB माइनस ये ब्रैकेट लगा के A - B का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर ये माइनस साइन के कारण अंदर के साइन पलट जाएंगे, सब कैंसिल वैंसल होने के बाद यहाँ बचेगा 2RL + 2RL जिंदा, तो ये बन जाएगा 4RL। ओके गाइज, ना अब इस 4RL को मैं क्या करूंगा, ऐसे ओपन कर सकता हूँ, 2L × 2R। ठीक, और KQ लिखा ही हुआ था, Q × 2L क्या होता है, Q × 2L होता है P,
2r की जगह 2r, अब अपॉन में ये बच गया। अब आखिरी स्टेप इसका ये बचता है कि मान लो कि यदि r जो है ये बड़ा है और l छोटा है तो हम l को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो l नीचे से हटा तो ये r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से काटा पीटी करके ये 2p/r³ बचेगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्लस q की ज्यादा है, तो भाई प्लस q की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बोला इस साइड, और डायपोल मोमेंट का मूव कहाँ है, बोला इस साइड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अलोंग पी कैप। तो इस तरीके से आप एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सिंपल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। डायग्राम समझना, ये रहा पॉइंट पी, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेंटर से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हो गई आर। अब आप ये समझो कि माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज, माइनस चार्ज, एंड प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। अब आप ये देख रहे हो E1 और E2, ये दो हाईलाइटेड एरो मैंने दिखाए हैं, ये दोनों एंगल पर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो मैं इनके दो कंपोनेंट करूंगा। E2 का मुंह नीचे की साइड है ना, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की साइड और एक कंपोनेंट लेफ्ट की साइड, E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा, ठीक है। E1 का मुंह ऊपर की साइड है, तो उसके दो कंपोनेंट E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, ठीक है। नाउ जिसके साथ थीटा लगा है उसको cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा उसको sin थीटा नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, तो पीजीटी लगा के ये वाली डिस्टेंस √r² प्लस l² निकल आती है। तो मैं E1 इज इक्वल टू k3 बाय, देखो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करा, फिर E2 की मैं बात करूंगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। E2 की बात करूंगा तो सिमिलरली सेम निकल के आएगा, ठीक ना। बस डायरेक्शन पलट गई, P से B तक है और यहाँ पे A से P तक था, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इस पॉइंट P पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमेशा बस आप E1 E2 को भूल जाओ, क्योंकि इसके तो हमने कंपोनेंट कर लिए। तो आप ऊपर के लिए पॉजिटिव साइन लोगे, नीचे के लिए नेगेटिव साइन लोगे, ठीक है। लेफ्ट के लिए नेगेटिव साइन लोगे, राइट के लिए पॉजिटिव साइन लोगे। तो E1 sin थीटा कहाँ है, देखो जरा, सबसे पहले दोनों, ये दोनों कंपोनेंट लेफ्ट में है तो उसको हमने माइनस साइन दिखा दिया। फिर ये ऊपर है, ये नीचे है, तो प्लस और माइनस साइन डायरेक्शन के हिसाब से लगा लिया। यहाँ पे देखो E1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू E2 की है, तो हमने लिखा E1 और E2 बराबर है, तो जहां जहां E2 था हमने उसकी जगह भी E1 लिख दिया। तो ऐसा करने से प्लस का और साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, तो बचा माइनस का 2E1 cos थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब आप ये मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस साइन हट जाता है, ठीक। अब E1 की जो वैल्यू हमने निकाली वो रख दी, और cos थीटा देखो, cos थीटा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से लिया cos थीटा, भाई cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, √r² प्लस l², तो रूट की जगह पावर 1/2 लगा लेता हूँ। तो k तो बाहर निकाल लिया, 2ql, ये मिला के कितना बनता है p, तो ये हमारे पास इतना बन गया। भाई बेस कॉमन था तो पावर ऐड हो गई, आधा और 1, तो 1 3/2 बन गया। अगर r बड़ा है l छोटा है तो हम l को कर देंगे इग्नोर और बस r को रखेंगे। तो यहाँ से देखो पावर 2 से कट गया, तो r³ kp/r³ बच रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट में, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है kp/r³ ये हमारे पास बन गया, और माइनस पी क्या बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप लोग फिजिक्स में 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो किसी भी कीमत पे, तो आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मिशन 95+ जो मेरी बुक है, इसके अंदर आपको बढ़िया बहुत शानदार 1200+ क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीबीएसई में। तो जरूर से आप इस बुक को लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ये बुक मिल जाएगी। तो अभी आप इसको ऑर्डर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हैंड रिटन नोट्स जो आपने अभी इस वीडियो में आप देखेंगे, आप देख चुके हो, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू सब कुछ दिया है इस बुक के अंदर। आपको कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, और सिर्फ हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप गारंटी से ये कह सकते हो कि अब मुझे 90+ मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको अगेन लिंक दे रहा हूं, एंड कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आप जल्दी से जाके इसको अभी ऑर्डर करो, और 90+ मार्क्स अगर स्कोर करना है तो मिशन 95+ आपके पास होना ही चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमें टॉर्क निकालना होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे अभी हम बात करते हैं। तो टॉर्क जब मुझे कैलकुलेट करना है कि कोई डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो ऑब्वियसली उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो ये रहा हमारे पास डायपोल, जहां पे ये आप ये देख रहे हो, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे, मतलब टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वही टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगा F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी फोर्स F है और ये भी फोर्स F है। तो इन पर ये हमने एक ट्राइंगल बना के यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर दी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OA, तो हमने लिख लिया OA। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो ना, यहाँ पे ये एंगल थीटा दिखाना है, ये एंगल 90, तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है 2L। तो यहां से ध्यान से देखो जरा, यहां से मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लगाऊंगा। परपेंडिकुलर क्या है देखो इस फिगर में, OA, और हाइपोटेन्यूस क्या है 2L, तो बस साइन थीटा इज इक्वल टू OA बाय 2L आ गया। तो OA की वैल्यू 2L साइन थीटा। फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे QE, तो ये इतना हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो Q इंटू 2L साइन थीटा, Q 2L साइड में कर दिया, E साइन थीटा को अलग कर दिया। Q 2L को हम लोग लिखते हैं P और E को E साइन थीटा। साइन थीटा तो टॉर्क इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, फॉर्मूला बन गया। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये डेरिवेशन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो जरूरी बातें हैं कि मैक्सिमम टॉर्क लगता है 90 डिग्री पे, मिनिमम टॉर्क लगता है थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। एंगल, डाइपोल, वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में देखा जाता है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल थीटा इज 0 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मानते हैं। अब इसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी जाती है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नोट करते चलो आप इसको। ठीक, तो डाइपोल जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो टॉर्क लगेगा और फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसका जो मोशन होगा वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों मोशन होगा। ठीक है, जब भी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इसका रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों टाइप का मोशन होगा, मतलब आगे भी बढ़ेगा डाइपोल और घूमेगा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ से जो क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हो ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा कि कभी भी कोई डाइपोल, अभी ये दो डेरिवेशन करने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। जब मैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाता हूं ना, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है P cos θ 1 माइनस cos θ 2। अगर आप डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमा देते हो तो मैक्सिमम वर्क डन आपको करना पड़ता है, और ये मैक्सिमम वर्क डन होता है 2PE। कितना होता है? 2PE। ठीक है, ध्यान रखिए डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो माइनस PE cos θ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, डॉट हटता है तो हमेशा हम cos θ लगाते हैं, और इसका एक और फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसको मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगाना चाहिए, जो मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फाई का फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो। ठीक है, ध्यान रखिए। नाउ अब देखिए, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आप नोट डाल के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी प्लेन ऑफ कॉइल के, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाना है और फ्लक्स इस केस में 0 होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन ऑफ कॉइल के यानी सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो सर पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है, बिल्कुल, बट एंगल हमेशा एरिया वेक्टर के साथ बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स 0 क्यों? क्योंकि आप EA cos 90 रखोगे तो फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी कहे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसी सरफेस के, तो फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये देखो ये रही, तो हम लोग ये देखते हैं परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और गलत कर देते हैं। भाई एंगल सरफेस के साथ तो 90 डिग्री है, बट एरिया वेक्टर के साथ एंगल जो है 0 डिग्री है। ठीक है, ये रहा एरिया वेक्टर। ठीक, तो एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री, तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कभी भी एंगल ऐसे प्लेन के साथ दे 30 डिग्री ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री लेना है। ठीक, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ एंगल माना जाता है, ना कि प्लेन के साथ। एंगल कभी 60 डिग्री दे विद द प्लेन, तो थीटा की वैल्यू 90 - 60 यानी 30 डिग्री लेना है, न्यूमेरिकल में याद रखना। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पर जो देख रहे हो ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब के साथ फ्लक्स बहुत पूछा जाता है। तो कभी भी कोई चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा है, ठीक है, तो पूरे क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा दैट इज Q by एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस के साथ Q by 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चार्ज अगर कॉर्नर पे रखा है ना, तो पूरे क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक होता है Q by 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है दैट इज Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक, टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएंगे ये सारे नोट्स। ठीक, नाउ अब देखिए, जब भी चार्ज ऐसे साइड पे या एज पे रखा होगा तो पूरे क्यूब के साथ Q by 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स लिंक होगा, और एक सरफेस के साथ Q by 16 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से चार्ज अगर एक सरफेस पे रखा हो तो आपको जो है याद कर लेना है, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से समझ के चलिए। गॉस लॉ ये कहता है कि भाई हमारे पास कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस, इस सरफेस के अंदर चार्ज अगर Q है, तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा ना, फ्लक्स ये होगा Q फ्लक्स फाई इज इक्वल टू
ये जितना भी चार्ज इसके अंदर लिंक है उसका 1/ε0 टाइम्स जो है फ्लक्स लिंक हो जाएगा, जिसको हम प्रॉपर बोलेंगे तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और फ्लक्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो हमारे पास ये Q/ε0 चलेगा, ठीक है। इसके आगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर के आगे आप इंटीग्रेशन साइन जरूर लगाओगे, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। तो गॉस लॉ हमसे कहता है कि भाई किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज Q/ε0, ठीक है। ना अब इसके बाद जो Q/ε0 है, इसमें हमेशा आप याद रखिए कि जो Q लिखा हुआ है वो हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है। जैसे ये गॉसियन सरफेस ना, इमेजिनरी सरफेस दैट इज यूज्ड टू एनक्लोज चार्ज, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि -2Q +5Q और +4Q, इनमें से कुछ चार्जेस सरफेस के अंदर हैं और कुछ इसके बाहर हैं। तो जब भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करो तो सरफेस के अंदर का नेट चार्ज लेना। तो सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना, -2Q +5Q, तो नेट चार्ज बच गया +3Q, तो +3Q/ε0। जैसे मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन आ जाए, बोला रेशो निकालो φ1 एंड φ2 का, तो देखो इस फर्स्ट वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बोला 2Q, तो /ε0। सेकंड वाली सरफेस के अंदर कितना है, तो बच्चे कह देंगे 6Q, तो गड़बड़ हो गई। ये पूरा 6Q + 8 जो 2Q है ये सेकंड वाले के अंदर ही तो आ रहा है, तो यहां पर आप देखोगे 8Q/ε0 हमारे पास सेकंड वाले के लिए फ्लक्स मिल गया। तो अगर हम रेशो निकालते हैं तो दोनों का तो निकाल लो, 1/4 आएगा आंसर, ठीक। तो गॉस लॉ का प्रूफ भी पूछ लिया जाए कि भाई डेफिनेशन लिखो गॉस लॉ की, स्टेटमेंट अब प्रूव करो, तो सिंपल सी बात, ये मेरे पास एक चार्ज होगा Q, और चार्ज Q को कवर करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है, क्योंकि गॉस लॉ केवल क्लोज्ड चार्ज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। गॉसियन सरफेस की रेडियस हो जाती है R, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E वेक्टर। अब जिस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है वहां पे हम लोग एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ds वेक्टर, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में बना दिया है, ठीक, ध्यान रखना। सबसे पहले φ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लगाएंगे, डॉट हटेगा हमेशा cos थीटा आएगा, थीटा की जगह यहाँ 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होता है तो हमारे पास इतना बचेगा, ठीक है। φ इज इक्वल टू EDS आ गया। अब क्योंकि क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² E इंटू 4πr², तो यहाँ पर E की जगह पे आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये चार्ज जो है ना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, 4πr² की जगह जिस। तो अब यहाँ से जो है ना ये कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स इतना हमने प्रूव कर दिया, भाई यही तो गॉस लॉ होता है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब ये डेरिवेशन एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग करके चलिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर के कारण जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जरा ध्यान समझिए, लॉन्ग वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये मेरे पास एक लॉन्ग वायर है, ऐसे देखो ये मेरे पास यहाँ पर एक लॉन्ग वायर हो गया, इस वायर को चारों ओर से कवर करने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में ये सरफेस हो गई हमारी कर्व्ड, इसको हमने नाम दे दिया S1, ये हो गई S2, ये हो गई S3, ठीक है। अब मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करूंगा, तो ये हो गई E वेक्टर, और यहां से ds वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में हो, तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, ठीक है। नाउ या ये डिस्टेंस हो गई R, सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी L, ठीक। नाउ ये देखो यहाँ पर थर्ड वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी, बट ds वेक्टर ऊपर की साइड चला जाएगा, नीचे यहाँ पे नीचे की साइड चला जाएगा, तो सेकंड और थर्ड सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, देखो लिखा है नाउ। अब देखिए जो चार्ज है वो लेंथ पे फैला हुआ है, Q/L हमने कर लिया, तो Q का फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो गॉस लॉ कहता है φ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहां पर ना तीन सरफेस हैं, तो क्लोज का साइन हमने हटा दिया, सर्कल हटा दिया, सर्कल क्लोज सरफेस को दिखाता है, तीनों सरफेस के लिए अलग अलग, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ठीक है। डॉट हटाएंगे cos थीटा cos थीटा cos थीटा, पहली सरफेस के लिए थीटा 0, दूसरे तीसरे के लिए थीटा 90, तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 1 बन गया, तो अकेला EDS बचा, cos 90 की जगह 0, फिर cos 90 की जगह 0, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि फाई की जगह पे हम लोग Q/ε0 लिखते हैं गॉस लॉ से, EDS बच गया, E को हमने बाहर कर दिया। अब Q की जगह पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा L लिख लिया अपॉन में ε0, और ds की जगह पे अब देखो दो सरफेस तो जो है हमारी 0 हो गई, फ्लैट सरफेस, अब बच रही है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो, सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πRh होता है, तो यहाँ बन गया 2πRL, L जो हो जाएगी यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो ना L से L कट गया, तो E इज इक्वल टू 1/2πε λ/r बच रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अब इसमें आपको ये समझना है, मैं अभी आपको कुछ ग्राफ्स भी बताऊंगा, उसको ध्यान रखिए। ये जो डेरिवेशन है कौन सा वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज शीट वाला। ये मेरे पास एक चार्ज शीट हो गई, इस पे पूरे पे चार्ज भरा हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस चार्ज को जब तक एनक्लोज नहीं करूंगा तब तक गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये समझो ये हमने सिलेंडर बना लिया और सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कर लिया। अब इसकी तीन सरफेस S1 S2 और तीसरी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बोला लेफ्ट और राइट में,
तो यहाँ से ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है उसको हमने नाम दिया ds वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए थीटा 0। इन द सेम वे ये देखो E वेक्टर, और जहां से कट करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ds वेक्टर ड्रॉ किया, ये 0, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस का मुंह ऊपर की साइड है तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इसमें ऊपर ds वेक्टर है, ठीक है। नोट्स में हम लोग इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास ds वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ओ यहाँ पे चलो मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ कि ये जो हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा E वेक्टर, और ये जो हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। अभी देखिए, तो यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री बन गया, इसको हमने S3 नाम दिया। तो कॉज लॉ के हिसाब से देखो, सबसे पहले चार्ज कहाँ फैला है इस बार, सरफेस एरिया पे, तो Q बाई A लिखा। Q की जगह पे आगे चल के हम लोग सिग्मा A ले लेंगे, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। 3 सरफेस के लिए हमने इसको ओपन कर लिया, S1 S2 एंड S3, ठीक है। अब तीनों के लिए cos थीटा लगा दिया, तीनों के लिए cos थीटा लगा दिया। पहले के लिए देखना जरा, पहले और दूसरे के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो वही चीज हमने cos 0 रख ली। तीसरे के लिए 90, ठीक है, तो cos 90 वाला 0 हो जाएगा। अब इसके बाद EDS बन गया, पहली सरफेस S1, दूसरी सरफेस S2। नाउ अब देखिए E जो है ना ये बाहर आ गया। अब ds की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ds हमने इंटीग्रेशन करा तो ये बन गया एरिया, इसका एरिया को हमने नाम दिया a, और इसके एरिया को भी हमने नाम दिया a, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2EA, फाई को हमने q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। तो यहाँ से q की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, सिग्मा a बन जाएगा q की जगह। तो बस उसी q की जगह सिग्मा a रखा, a से a कट गया, और यहाँ पे सिग्मा ये बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होता है भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस से कोई लेना देना तो नहीं है, r तो आ ही नहीं रहा डेरिवेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। अब यहाँ पर हम आखिरी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ बताऊंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉस लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो अच्छे से पढ़ के चलेंगे। तो इसमें 3 केस होते हैं। केस 1, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हो कंडक्टर के बाहर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल r होगी गॉसियन सरफेस की रेडियस, और कैपिटल R होगी इस कंडक्टर की रेडियस, ठीक है। तो जब मुझे कंडक्टर के सरफेस के बाहर, आउटसाइड द कंडक्टर मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब सरफेस इसकी रेडियस, गॉसियन सरफेस की रेडियस, ये देखो गॉसियन सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां ड्रॉ करते हैं, तो बाहर निकालनी थी तो बाहर ड्रॉ कर ली, ठीक है। नाउ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए हमेशा थीटा जो 0 डिग्री होने वाला है, ठीक। तो इस केस में क्या है कि जो गॉसियन सरफेस की रेडियस कैपिटल R से बड़ी है, यानी कंडक्टर रेडियस से बड़ी है। तो देखो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, थीटा हटाएंगे या यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, ये बन जाएगा ds का इंटीग्रेशन करेंगे, स्फीयर के केस में 4πr² हो जाएगा, फाई की जगह ये लिखेंगे, तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह ही निकल के आ गया, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक। नाउ अब मैं सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करूंगा, तो इस बार स्फीयर की सरफेस पे ही हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रही होती है, तो ऐसे अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है और स्फीयर की रेडियस बराबर होगी, तो सेम स्टेप चलेंगे। स्टार्टिंग में cos 0 हो जाएगा स्फीयर के केस में, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है और इस कंडक्टर की रेडियस ये बराबर है, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। केस 2 क्या है, तो केस 2 में आप लोग लिखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, बोले स्फीयर के ऊपर ही हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ऊपर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए इस बार हम ds क्या है, ds इस बार जो हम लेंगे ना 4πr², क्योंकि इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो सरफेस के ठीक ऊपर ही है ना, तो उसकी रेडियस भी हमने कितनी मानी है, कैपिटल R मानी है, तो यहाँ पे कैपिटल R आ गया। Q की जगह क्या लेते हैं, सिग्मा इंटू a। अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो सकता है, 4πr², तो भाई ये लिख दिया, यहां से कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये निकल के आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये मैक्सिमम होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। केस 3 हो गया। अब केस 3 की बात करेंगे, तो केस 3 में ये है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इस बार हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो कहां लेंगे, कंडक्टर के अंदर। अब चार्ज है भाई साहब कहां पे, सरफेस पे, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कंडक्टर के अंदर। तो भाई गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, बोला 0, तो Q की जगह जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी टोटल 0। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। इस तरीके से आप करेंगे। नाउ अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इन ग्राफ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये ग्राफ है, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए तो हमने पढ़ा है कि डाइपोल के लिए निकल के आ रहा था K2p बाय r क्यूब एक्सियल पे एंड KP बाय r क्यूब इक्वेटोरियल पे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि देखो 1/अपॉन में जितनी पावर कम होगी ना उतना ग्राफ ऊपर ऊंचा रहेगा, और अपॉन में जितनी पावर कम ज्यादा उतना ग्राफ झुका हुआ यानी कि डाउन जाएगा, डीप जाएगा। तो ये डाइपोल का ज्यादा डीप ग्राफ होगा और पॉइंट चार्ज का जो है कम डीप ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्फेरिकल कंडक्टर में हमने देखा कि सेंटर पे यानी इंटीरियर पे, मैं यहाँ पे O पॉइंट लगा देता हूँ, इंटीरियर पे जो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, 0 है, 0 है। फिर जैसे हम सरफेस पे पहुंचे, सरफेस मैक्सिमम है, और बाहर जाएंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ही है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपने जो ग्राफ बनाया है, जैसे आपने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी में कि यहाँ पर जो है ये कैसा है, E और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो बस इसलिए ये ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक। एक ग्राफ और होता है, क्योंकि फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा ना, E इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को ये हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। तो ये ग्राफ और होता है कि E वर्सेस लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ये हमने पढ़ ही लिया है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, जैसे कभी भी दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स मिल जाएं, चैप्टर सेकंड में ये काम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने कोर कॉन्सेप्ट जो है इसका क्रिस्प रिवीजन कर लिया। इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन जो है जरूर बनता है। एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाना चाहूंगा। जैसे मेरे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, अगर आइडेंटिकल कंडक्टर को कभी भी आप जो है कनेक्ट करेंगे तो इस पे जो चार्ज होगा दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। अगर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, ठीक है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर मतलब रेडियस इनकी जो है डिफरेंट होगी, ठीक है। तो दोनों पे कितना चार्ज होगा आफ्टर कनेक्शन, तो चार्ज रहेगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू में R1। और दूसरे वाले कंडक्टर पे कनेक्शन के बाद कितना चार्ज होता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू में R2, ठीक है। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप बस मुझे इतना बता दो कि इस कंडक्टर पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और इस कंडक्टर पे चार्ज है -7 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं। तो आफ्टर कनेक्शन इस पे Q1 डैश दोनों पे चार्ज कितना होने वाला है आफ्टर कनेक्शन, या वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है मेरे पास, चलो इसकी रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्शन ये नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप बताइए कि Q1 डैश पहले वाले पे आफ्टर कनेक्शन कितना चार्ज होगा और दूसरे वाले पे आफ्टर कनेक्शन कितना चार्ज होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, ठीक है।